हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर अर्पणा दुबे और हम देख रहे हैं बीए पार्ट 1 के साइकोलॉजी सब्जेक्ट को, जिसमें हम देख रहे हैं मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चनर मेथड, सर्वे मेथड, इंटरव्यू मेथड, फील्ड स्टडी मेथड और केस स्टडी मेथड। अब देखते हैं क्वेश्चनर मेथड, प्रश्नावली विधि। तो क्वेश्चनर मेथड भी साइकोलॉजी में डेटा कलेक्ट करने के लिए और रिसर्च प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, स्टडी करने के लिए काफ़ी पॉपुलर मेथड है। हमें ये जानना होगा कि क्वेश्चनर होता क्या है। तो क्वेश्चनर एक प्रश्नों की एक माला जैसा होता है, यानी एक बुकलेट की तरह होता है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो रिलेटेड सब्जेक्ट से होते हैं और इसे रिस्पोंडेंट को दे दिया जाता है और वो उसमें आंसर जो हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर देता है। गुडे और हार्ट ने इसके बारे में परिभाषा दी है कि सामान्यतः प्रश्नावली से तात्पर्य एक ऐसे साधन से होता है जिसमें एक फॉर्म के सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं तथा जिसे प्रत्यार्थी स्वयं भरते हैं। In general, the word questionnaire refers to a device for securing answers to questions by using a form which the respondent fills in himself. यानी हम कह सकते हैं कि एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है, एक फॉर्म मेथड में होता है और ये सेल्फ रिपोर्ट मेथड होता है, यानी सेल्फ वो रिपोर्ट करते हैं। क्वेश्चनर के टाइप्स देखते हैं। बिहेवियरल साइंसेस में जो यूज़ होती हैं क्वेश्चनर्स, उन्हें दो क्राइटेरिया पे बांटा जाता है। पहला है प्रश्नावली में व्यवहृत एकांशों के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ आइटम्स यूज्ड इन क्वेश्चनर। प्रश्नावली में किन एकांशों को, किन आइटम्स को यूज़ किया जा रहा है, फिर इन्हें भी दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है निश्चित या सीमित एकांश वाली प्रश्नावली, यानी फिक्स्ड और क्लोज्ड आइटम्स क्वेश्चनर, और दूसरा होता है विस्तृत एकांश वाली प्रश्नावली, ओपन एंडेड आइटम्स क्वेश्चनर। दूसरा टाइप है इसका क्रियान्वयन के तरीकों के आधार पर, यानी निश्चित प्रश्नावली या फिक्स्ड आइटम क्वेश्चनर में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके उत्तर निश्चित होते हैं। ये ज़्यादातर ऑल्टरनेटिव या ऑप्शन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 3 या 4 आंसर्स दिए होते हैं और उसी में से रिस्पोंडेंट को रिस्पॉन्ड करना होता है। फिक्स्ड आइटम क्वेश्चनर के गुण होते हैं कुछ, जिसमें पहला गुण होता है कि इसकी स्कोरिंग करना आसान होता है, क्योंकि जो आंसर्स होते हैं उन्हें कोडिंग करके रखा जाता है, उन्हें एक विशेष नंबर दे करके रखा जाता है। तो जो जो आंसर्स होते हैं उसके हिसाब से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आसानी से किया जा सकता है। दूसरा गुण होता है कि इसमें ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है, जो आंसर्स दिए हैं ऑल्टरनेटिव सिर्फ उसमें मार्क लगा करके आंसर दिया जा सकता है। तीसरा इसका गुण होता है कि इसमें बहुत कम समय लगता है और बहुत बड़ी प्रश्नावली भी हो तो जल्दी इसमें आंसर दिए जा सकते हैं। इस विधि के कुछ दोष भी होते हैं, जिसमें पहला दोष है कि जो रिसर्चर है वो सभी तर्कपूर्ण और संगत विकल्प यानी रिलेवेंट ऑल्टरनेटिव्स को नहीं रख पाते हैं, क्योंकि जो रिस्पॉन्स ऑल्टरनेटिव्स होती हैं उनकी संख्या 3, 4 या 2 ऐसी होती है, तो कुछ कुछ ऑल्टरनेटिव्स छूट भी जाते हैं, तो इससे सूचनाएं लिमिटेड मिलती हैं और ये अधिक वैज्ञानिक या लॉजिकल नहीं रह पाता है। दूसरा इसका दोष होता है कि बहुत ज़्यादा रैपिडली आंसर करने की वजह से कई बार गलत रिस्पॉन्सेज भी मार्क कर दिए जाते हैं। अब है ओपन एंडेड आइटम क्वेश्चनर। इसमें रिस्पोंडेंट जो रहता है उसे उत्तर अपने शब्दों में देने रहते हैं, मतलब फिक्स रिस्पॉन्सेस नहीं होते हैं, और इसमें क्वेश्चन दिया होता है और उसके नीचे जगह खाली छोड़ दी जाती है और वो डिटेल में अपने आंसर्स को भर सकता है। इसीलिए इसे विस्तृत एकांश वाली प्रश्नावली या ओपन एंडेड आइटम क्वेश्चनर भी कहते हैं। इसके मेरिट्स होते हैं कि ये काफ़ी लाभदायक होती, यूज़फुल होती है, क्योंकि सैंपल में जो लोग शामिल हुए हैं उनकी डिटेल जानकारी मिल पाती है, उनकी एटीट्यूड क्या है, उनका ओपिनियन क्या है, उनका नॉलेज कैसा है, तो रिस्पोंडेंट के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं विस्तार से मिल जाती हैं। इसका एक और गुण होता है या कैसे लाभदायक सिद्ध होती है कि इसमें जो व्यक्ति है जो रिस्पॉन्स कर रहा है उसका ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी और इंसाइटफुल बिहेवियर क्या है उससे गहराई से जाना जा सकता है, यानी कम समय में ज़्यादा उनके बारे में जानकारी मिल पाती है। स्टैंडर्ड क्वेश्चनियर के कुछ दोष भी होते हैं, जैसे पहला दोष ये होता है कि जो रिस्पॉन्सेस मिलते हैं उन्हें साइंटिफिक रूप से क्लासिफाई करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सभी अपने हिसाब से आंसर देते हैं और सभी आंसर्स हर प्रत्यार्थी या हर रिस्पोंडेंट जो है उसकी मीनिंग अलग अलग हो सकती है उसके रिस्पॉन्सेस की, और उसकी वैल्यूज़ भी अलग हो सकती हैं, तो जिससे एनालिसिस करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा दोष ये होता है कि जो लोग वर्बली या ओरली अपने विचारों को या अपने आंसर्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो फिर इसमें आंसर निकालना मुश्किल होता है।
तीसरा दोष ये होता है कि इसमें डेटा कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। अगर विकल्प वाली या ऑल्टरनेटिव वाली क्वेश्चनेयर रहती है तो उसमें आंसर्स को टिक करने में कम समय लगता है, लेकिन इसमें विस्तार से लिखने के कारण इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। दूसरा तरीका होता है ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ क्वेश्चनेयर, जिसमें पहला है फेस टू फेस एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनेयर, यानी इसमें जो भी क्वेश्चनेयर रहती है उसे आमने सामने बैठ करके रिस्पोंडेंट से आंसर्स लिए जाते हैं। इसके बाद है डाक प्रश्नावली या मेल क्वेश्चनेयर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें जो रिसर्चर होते हैं वो रिस्पोंडेंट के घर के या ऑफिस के एड्रेस पे डाक के द्वारा अपने क्वेश्चनेयर को भेज देते हैं, और उन्हें इंस्ट्रक्शन भी लिख करके दे दिए जाते हैं और एक एनवलप भी साथ में दे दिया जाता है, और उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वो आंसर दे के लिफाफे पे जो एड्रेस छपा हुआ है उस पर जितनी जल्दी हो सके आंसर भर के लौटा दें। इस प्रश्नावली के या इस क्वेश्चनेयर के भी कुछ गुण दोष होते हैं, जिसमें मेरिट्स ये हैं कि इसमें बहुत कम समय में देश के कोने कोने से जो डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, और बहुत कम समय लगता है और बहुत कम खर्च में क्वेश्चनेयर से आंसर्स मिल जाते हैं। दूसरा इसका गुण होता है कि इसमें सीधा संपर्क करके जो परेशानियां होती हैं, यानी फ़ेस टू फेस आंसर लेने के समय की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो फेस नहीं करनी पड़ती हैं, क्योंकि इसमें सीधा संपर्क होता नहीं है, और उत्तर देते समय या आंसर देते समय रिसर्चर की उपस्थिति के कारण जो रिस्पोंडेंट को घबराहट या प्रॉब्लम होती है उससे भी वो बच जाता है, और बिना उसके देखे वो आंसर लिख करके भेज देता है। क्वेश्चनियर के दोष भी होते हैं, जिसमें पहला दोष तो ये होता है कि बहुत लोग इसे कम महत्व का जान करके उसके आंसर ही नहीं देते हैं, और 70% ऐसा भी होता है कि आंसर शीट लौटाते ही नहीं हैं, यानी क्वेश्चनियर भर करके दोबारा भेजी ही नहीं जाती है। दूसरा दोष ये होता है कि इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि सैंपल में जिस व्यक्ति को लिया गया है वही व्यक्ति क्वेश्चनियर भर करके दे रहा है। हो सकता है कि उसकी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति भर कर दे दे, जिससे कि रिजल्ट्स निश्चित रूप से दोषपूर्ण हो जाएंगे। तीसरा इसका दोष होता है कि गलत अर्थ भी समझ सकता है। जो क्वेश्चन उसे ठीक से समझ में नहीं आते हैं उनका गलत मीनिंग अगर वो निकाल लेता है तो उसके आंसर्स भी गलत हो सकते हैं। फिर दोष होता है कि ये इंडिपेंडेंट रूप से उत्तरों को अलग अलग नहीं करते हैं, यानी रिस्पोंडेंट को कहा जाता है कि अगर आमने सामने की प्रश्नावली दे रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन को भरते चलें, लेकिन इसमें क्या होता है कि वो पूरी प्रश्नावली को एक बार पूरी तरह पढ़ लेते हैं और फिर आंसर करते हैं, जिससे भी एनालिसिस गलत आता है। एक और दोष होता है कि जो आसान और सीधे क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स तो हो सकता है वो सही दें, लेकिन कोई टेक्निकल या जटिल प्रश्न अगर पूछे जाते हैं और प्रश्नों का उत्तर अगर रिस्पोंडेंट को समझ में नहीं आ रहा है, मीनिंग गलत निकाल रहा है वो, तो वो गलत अर्थ लगा करके भी उसे दे सकता है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे तरह की क्वेश्चनर्स होती हैं। ये रिसर्चर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह के रिसर्च प्रॉब्लम को लेकर के काम कर रहा है, उसका पर्पस क्या है, और उसे अपने हिसाब से कौन सी क्वेश्चनर कहाँ पर यूज़ करनी है। अब देखते हैं इंटरव्यू मेथड यानी साक्षात्कार विधि। साइकोलॉजी में कुछ ऐसे डेटा कलेक्ट करने पड़ते हैं जिसमें पर्सन से डायरेक्ट ही उसके अनुभवों के आधार पर आंसर प्राप्त करना ज़रूरी होता है, और जिसे वो पर्सन खुद ही वर्णित कर सकता है या डिटेल कर सकता है। ऐसे डेटा के संग्रह के लिए साक्षात्कार विधि या इंटरव्यू मेथड का यूज़ किया जाता है। जनरली 2 या 2 से अधिक पर्सन्स के द्वारा किसी विशेष उद्देश्य या गोल को लेकर के आमने सामने की बातचीत को ही साक्षात्कार कहा जाता है। डेजिन ने इसकी परिभाषा दी है कि साक्षात्कार आमने सामने किया गया एक संवाद उचित आदान प्रदान है, जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ सूचनाएं प्राप्त करता है। An interview is any face-to-face conversation exchange where one person elicits information from another. एक इंटरव्यू या साक्षात्कार की नेचर कैसा होता है, इसे हम कुछ पॉइंट से समझ सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है इंटरव्यू इज़ अ फेस टू फेस सिचुएशन। साक्षात्कार एक आमने सामने की परिस्थिति होती है जिसमें इंटरव्यूअर और रिस्पोंडेंट आमने सामने बैठ करके क्वेश्चन आंसर्स का आदान प्रदान करते हैं। दूसरा तथ्य है साक्षात्कार में प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका उत्तर शाब्दिक रूप से दिए जाते हैं। इन इंटरव्यू क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड रिस्पॉन्सेस आर गिवन वर्बली, यानी वर्बली ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वर्बली ही आंसर्स दिए जाते हैं, यानी वर्बल एक्सचेंज यहाँ पे होता है। तीसरा पॉइंट है साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता द्वारा सूचनाओं को रिकॉर्ड किया जाता है, न कि रिस्पोंडेंट के द्वारा। इन इंटरव्यू इन्फॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड बाय इंटरव्यूअर एंड नॉट बाय रिस्पोंडेंट,
यानी जो इंटरव्यू ले रहा है वही जो सूचनाएं उसे प्राप्त हो रही हैं रिस्पोंडेंट से, उनको वो खुद नोट करेगा या रिकॉर्ड करेगा। अगला पॉइंट है साक्षात्कारकर्ता तथा साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के बीच का संबंध विशिष्ट ढंग से संरचित होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई इज स्ट्रक्चर्ड इन स्पेसिफिक वे। ये संबंध ऐसा होता है कि ये अजनबी होते हैं दोनों, और इनके बीच में अल्पकालिक संबंध होता है, ट्रांजिटरी होता है, यानी ये अवधि जो होती है वो थोड़े समय के लिए होती है, और इसमें इंटरव्यू जो है एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित पॉइंट से शुरू होता है और एक निश्चित पॉइंट पर ही खत्म हो जाता है। साक्षात्कार के प्रारूप में काफ़ी लचीलापन होता है। देयर इज़ ए कंसिडरेबल फ्लेक्सिबिलिटी इन द फॉर्मेट ऑफ द इंटरव्यू। साक्षात्कार की या इंटरव्यू की एक विशेषता ये भी है कि जितना अधिक से अधिक प्रश्न पूछना चाहे इंटरव्यूअर पूछ सकता है और डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्ट करने की ये बहुत ही फ्लेक्सिबल टेक्निक है। स्ट्रक्चर के अनुसार साक्षात्कार विधि या इंटरव्यू मेथड के दो टाइप्स होते हैं। पहला है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, संरचित साक्षात्कार, और दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, असंरचित साक्षात्कार। अब देखते हैं संरचित साक्षात्कार या स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वैसे इंटरव्यू को कहा जाता है जिसमें इंटरव्यूअर इंटरव्यू से पहले से निर्धारित प्रश्नों को एक निश्चित क्रम में यानी फिक्स्ड सीक्वेंस में पूछता है, और जो रिस्पोंडेंट है उसके द्वारा जो आंसर्स होते हैं उन्हें स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। इस तरह से इंटरव्यू में जितने भी लोग इंटरव्यू दे रहे होते हैं उनसे सभी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ करके फिर एक खास निष्कर्ष पर या एनालिसिस पर पहुंचा जाता है। इस तरह के इंटरव्यू को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे औपचारिक साक्षात्कार, फॉर्मल इंटरव्यू, या प्रतिकृत साक्षात्कार यानी पैटर्न्ड इंटरव्यू से भी नाम से जाना जाता है। और चूँकि संरचित साक्षात्कार यानी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में प्रश्नों को पूछने का तरीका स्टैंडर्डाइज होता है, इसलिए जो इनसे रिजल्ट्स मिलते हैं वो भी काफ़ी रिलायबल होते हैं और उनकी डिपेंडेबिलिटी अधिक होती है। स्ट्रक्चर इंटरव्यू में चूँकि सिचुएशन स्ट्रक्चर्ड होती है, क्वेश्चन सीक्वेंस में होते हैं, और जो स्कोरिंग मेथड है वो भी पहले से निश्चित होता है, इसलिए कम प्रशिक्षित साक्षात्कारकर्ता यानी लेस ट्रेंड इंटरव्यूअर भी साक्षात्कार को आसानी से संचालित कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का दोष ये होता है कि ये बहुत खर्चीली होती है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। अब देखते हैं असंरचित साक्षात्कार क्या होता है या किसे कहते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूर्व निर्धारित यानी प्री डिटरमाइंड नहीं होते हैं, ना ही किसी खास क्रम में होते हैं, ना डेफिनेट ऑर्डर में होते हैं, और ना ही इसका कोई टाइम फिक्स होता है, सीक्वेंस भी फिक्स नहीं होता है। इसमें कम समय में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, साक्षात्कार लिया जा सकता है, और ज़्यादा समय भी लग सकता है, यानी समय सीमा भी इसमें निर्धारित नहीं होती है। इसके लाभ ये हैं कि असंरचित साक्षात्कार यानी अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की परिस्थिति एक स्वाभाविक परिस्थिति यानी नेचुरल सिचुएशन के समान होती है, इसलिए जो है स्पॉन्टेनिटी का गुण इसमें पाया जाता है। दूसरा होता है कि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में साक्षात्कारकर्ता की समस्या के विभिन्न पहलुओं के बारे में अनस्ट्रिक्टेड मैनर में प्रश्नों को पूछने का पर्याप्त अवसर मिलता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। इसमें समय के अनुसार या विषय के अनुसार क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और तुरंत वैसे ही आंसर्स भी फ्लेक्सिबिलिटी से दिए जा सकते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के दोष भी होते हैं कि जैसे इसमें जो डेटा कलेक्ट किए जाते हैं उनकी वैज्ञानिक तुलना नहीं की जा सकती, यानी उनको साइंटिफिक एनालाइज नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात है कि इसमें अर्थपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उनका कोई एरिया निर्धारित नहीं होता, तो उन्हें अर्थपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करना भी मुश्किल हो जाता है। तीसरा दोष ये होता है कि डेटा को एनालिसिस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो फैक्ट्स प्राप्त होते हैं उन्हें समराइज़ नहीं किया जा सकता है। फिर भी हम कह सकते हैं कि असंरचित साक्षात्कार यानी अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का प्रयोग तुलनात्मक रूप से इंटरव्यू के अन्य प्रकारों की तुलना में अधिक किया जाता है। तो अब देखते हैं कि साक्षात्कार विधि के गुण क्या होते हैं। इसमें पहला गुण ये बता सकते हैं कि डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन इन लेस टाइम, बहुत कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, और फ्लेक्सिबिलिटी पूरी तरह होती है, जहाँ पर चाहें वहाँ पर साक्षात्कार लिया जा सकता है, जिस परिस्थिति में चाहें वहाँ साक्षात्कार लिया जा सकता है। डायरेक्ट आंसर बाय रिस्पोंडेंट, चूँकि इसमें डायरेक्ट आंसर होते हैं इसलिए जो उसके विचार होते हैं वो डायरेक्ट पता चल जाते हैं। कंडीशन पर कंट्रोल होता है, नॉन वर्बल क्यूज़ भी होते हैं। कभी कभी जो आंसर्स दिए जाते हैं उनके साथ साथ व्यक्ति के हाव भाव को देख करके भी बहुत सारे तथ्य निकाले जा सकते हैं, इसलिए नॉन वर्बल क्यूज़ का भी बहुत फ़ायदा होता है।
यूज़फुल फॉर बोथ लिटरेट एंड इलिटरेट पीपल, यानी शिक्षित और अशिक्षित सभी तरह के व्यक्तियों से साक्षात्कार द्वारा सूचनाएं एकत्रित की जा सकती हैं। इंटरव्यू मेथड के कुछ दोष भी होते हैं, जिसमें पहला है लैक ऑफ वैलिडिटी, यानी शाब्दिक अनुक्रिया लेने की वजह से इसमें निर्णय निकालना मुश्किल होता है और इसलिए वैलिडिटी कम हो सकती है। सब्जेक्टिविटी का दोष भी पाया जाता है, क्योंकि साक्षात्कारकर्ता की अपनी धारणाएं, अपनी आशाएं इसमें आ सकती हैं, जिससे सब्जेक्टिविटी का गुण ज़्यादा हो जाता है और लेस रिलायबिलिटी इसी वजह से आ जाती है। फिर है डिफरेंट इंटरव्यू कॉन्टेक्स्ट, कि कभी कभी जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो बदल जाता है, किस माहौल में इंटरव्यू लिया जा रहा है उसमें भिन्नता आ जाती है। कभी कभी सख्त माहौल में होता है, कभी नम्र माहौल में होता है, तो इंटरव्यू कॉन्टेक्स्ट में भी भिन्नता आ जाती है। और इसमें इंटरव्यूअर वेरिएबिलिटी भी बदल जाती है, कि इंटरव्यू लेने वाले के जो भाव हैं उसकी वजह से वेरिएबिलिटी आ जाती है। और ये बहुत टाइम टेकिंग मेथड है और इसमें रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम भी होती है, कि जो सारी बातें इंटरव्यू में कही जा रही हैं उन्हें पूरी तरह से रिकॉर्ड करना संभव नहीं होता, सारी सूचनाओं को रिकॉर्ड करना संभव नहीं हो पाता, इसलिए सूचनाओं का जो एनालिसिस है उसमें फ़र्क पड़ता है। तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे गुण और दोष होते हुए भी इस विधि की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है और इसे प्रश्नावली और शेड्यूल मेथड के साथ काफ़ी यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं केस अध्ययन विधि या केस स्टडी मेथड। साइकोलॉजी की ये भी एक बहुत प्रमुख विधि है और इसे साइकोलॉजिस्ट ने मेडिसिन से यानी चिकित्सा शास्त्र से ग्रहण किया है। इस विधि का उपयोग नैदानिक मनोवैज्ञानिकों यानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट द्वारा किसी भी पर्सन के पैथोलॉजिकल सिम्टम्स जो होते हैं उनकी पहचान करने और उसके कारणों का पता लगाने में काफ़ी किया जाता है। यही कारण है कि इसे नैदानिक विधि यानी क्लिनिकल मेथड भी कहा जाता है। इस विधि में मनोवैज्ञानिक जो होते हैं किसी एक व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए उसके जीवन के सभी तरह की घटनाओं, जैसे कि जो उसके साथ माँ के गर्भ में आने के समय से हो रही होती हैं, उनका एक डिटेल्ड हिस्ट्री तैयार करते हैं। इसलिए इस विधि को केस विवरण विधि या केस हिस्ट्री मेथड भी कहा जाता है। केस विवरण तैयार करते समय कुछ फैक्ट्स पे ध्यान देना पड़ता है। जैसे इसमें पहला पॉइंट है कि प्रारंभिक सूचनाएं इसमें शामिल की जाती हैं, प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशंस। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है कि उस पर्सन का नाम, एज, सेक्स, उसके माता पिता की उम्र, उनकी शिक्षा, उस पर्सन की शिक्षा, उसका जो भी जॉब है, उसका जो सोशल स्टेटस है और परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, ऐसे सारे फैक्ट्स को इसमें शामिल किया जाता है। ये सब प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशंस में आता है। दूसरा होता है गत इतिहास यानी पास्ट हिस्ट्री। इसके अंतर्गत बच्चा जब पेट में आता है, गर्भधारण से लेकर के वर्तमान समय तक का पूरा हिस्ट्री तैयार किया जाता है। जब पर्सन माँ के गर्भ में होता है तो उस समय माँ की स्थिति कैसी थी, माँ में उस समय कोई शारीरिक या मानसिक बीमारी तो नहीं हुई थी, या जन्म लेते समय उसकी अवस्था कैसी थी, क्या जन्म उसका नेचुरल ढंग से हुआ था कि ऑपरेशन से, या किसी शारीरिक आघात के कारण कोई घटना तो नहीं हुई थी। इस तरीके से जो भी फैक्ट्स रहते हैं वो इकट्ठा किए जाते हैं। और इसके अलावा जो पर्सन है उसका बर्थ ऑर्डर क्या है, बचपन में उसे कोई बीमारी तो नहीं हुई थी, ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स उसकी पास्ट हिस्ट्री से रिलेटेड इकट्ठे किए जाते हैं। तीसरी बात होती है वर्तमान अवस्था के बारे में फैक्ट्स इकट्ठे करना, प्रेजेंट कंडीशन। इसमें केस हिस्ट्री तैयार करते समय पर्सन के जो वर्तमान अवस्था है यानी प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसका पूरा डेटा इकट्ठा किया जाता है, कि जैसे बालक का या पर्सन का आईक्यू लेवल क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसकी हॉबीज़ क्या हैं, एप्टीट्यूड किस में है, उसका इमोशनल लेवल क्या है, उसके अचीवमेंट्स, उसके एजुकेशनल अचीवमेंट्स क्या हैं। इस तरीके से पूरे फैक्ट्स जो इकट्ठे किए जाते हैं। और ये फैक्ट सारे जो केस विवरण तैयार करने के लिए जो साइकोलॉजिस्ट बहुत सारे मेथड्स को यूज़ करते हैं, जिसमें इंटरव्यू मेथड है, क्वेश्चनर मेथड है, पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज हैं, बहुत तरह की साइकोलॉजिकल स्केल्स हैं, इनका सबका यूज़ किया जाता है। और इसमें जो भी केस स्टडी तैयार करते समय जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो पर्सन के अलावा उनके माता पिता, दोस्त, पड़ोसियों आदि का भी इंटरव्यू लेते हैं और फिर उसके बाद उसका एनालिसिस किया जाता है और इस एनालिसिस के बारे में ही फिर व्यक्ति के व्यवहार के बारे में कोई डिसीजन निकाला जाता है। केस स्टडी मेथड के मेरिट्स देखते हैं। पहला है डीप स्टडी अबाउट पर्सन। इसमें उसकी बहुत विस्तृत जानकारी ली जाती है, बहुत डिटेल हिस्ट्री जानी जाती है, इसलिए उसके बारे में काफ़ी डीप नॉलेज पॉसिबल हो पाता है। दूसरा मेरिट ये है कि
नॉलेज ऑफ रिस्पॉन्सिबल सिचुएशंस ऑफ द पर्सन, यानी कि इस विधि में व्यक्ति के जो मानसिक और शारीरिक विकास क्रम यानी मेंटल और फिज़िकल डेवलपमेंट को अच्छी तरह से जांचा जा सकता है और इससे पूरी जानकारी मिल जाती है कि किन किन स्टेजेस से वो गुजर चुका है और उसका प्रभाव, उन स्टेजेस का प्रभाव उसके मेंटल और फिज़िकल लेवल पर क्या क्या पड़ा है। और चूँकि ये केस हिस्ट्री का इसका आधार होता है, इसलिए जो पर्सन की अभी की समस्याएं हैं उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इन पे भी साइकोलॉजिस्ट को अच्छी तरह से आंसर मिल जाता है। इस मेथड के कुछ दोष भी होते हैं ना, डिमेरिट्स भी होते हैं। जैसे पहला है कि समटाइम्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसके बारे में जो पर्सन के बारे में पास्ट हिस्ट्री निकाली जा रही है वो उसके माता पिता, दोस्त, पड़ोसियों के द्वारा मिलती है, सूचनाएं उनसे ली जाती हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो उस पर्सन से रिलेटेड सच्ची घटनाएं होती हैं या फैक्ट्स होते हैं जो खास करके मॉरलिटी से रिलेटेड होते हैं, तो कभी कभी ये पर्सन उनके बारे में छिपा लेते हैं, सही जानकारी नहीं देते हैं। तो इससे इस जो सूचनाएं हैं वो पूरी तरह सही हैं कि नहीं, ये नहीं माना जा सकता। दूसरी बात होती है कि नो मेथड टू चेक इन्फॉर्मेशंस, क्योंकि जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं वो उसकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा हैं, तो उनकी रियलिटी को चेक करने के लिए कोई उपयुक्त तरीका इस विधि में नहीं है। तीसरी बात है लेस ऑब्जेक्टिविटी, है ना, इसमें ऑब्जेक्टिविटी कम होती है, सब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है। व्यक्ति के एक ही केस हिस्ट्री का जो विश्लेषण है अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट करेंगे तो वो अलग अलग तरीके से करेंगे, तो इसमें सब्जेक्टिविटी आ जाती है। और इस विधि को करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो काफ़ी ट्रेंड होने चाहिए, उन्हें इंटरव्यू लेने का और सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट का बहुत ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए अच्छी तरह से। क्योंकि अगर सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट और सारे इंटरव्यूज़ का अच्छी तरह से ज्ञान होगा तो फैक्ट्स को अच्छी तरह से लिया जा सकेगा। तो हम देख सकते हैं कि कुछ डीमेरिट्स होने के बावजूद भी इस नैदानिक विधि का उपयोग साइकोलॉजी में, विशेषकर क्लिनिकल साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा किया जाता है, और जिससे कि पर्सन के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को साइंटिफिक ढंग से स्टडी किया जा सकता है। अब देखते हैं क्षेत्र अध्ययन विधि यानी फील्ड स्टडी मेथड। ये एक तरह का ऑब्जर्वेशन मेथड है। इस मेथड को नेचुरल ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर है वो ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर का जो स्टडी कर रहा है वो फील्ड में जाकर, जहाँ पे वो काम कर रहा है या जो उसके रहने की जगह है वैसे नेचुरल प्लेसेस में जा कर के करता है। तो इसमें जो स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, फैक्ट्री हो सकती है, उसका ऑफिस हो सकता है, या अगर एनिमल्स पे किया जा रहा है तो स्वाभाविक रूप से वो जहाँ रह रहे हैं उनके बीच में जा कर के अध्ययन किया जाता है। तो यानी कि जो फील्ड स्टडी मेथड है वो एक नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड है और रियल सिचुएशन ऑब्जर्वेशन मेथड है और साइंटिफिक मेथड है, क्योंकि जैसा घटित हो रहा है बिल्कुल वैसा ऑब्जर्व करके उसे स्टडी किया जा रहा है। और इसमें स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल्स, मतलब जो वेरिएबल्स हैं उनके आपस में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो डायरेक्ट जो है साइकोलॉजिस्ट साइंटिफिकली उसको नोट कर पाता है। इस मेथड के कुछ मेरिट्स देखते हैं, जैसे कि रिजल्ट्स मोर ट्रूथफुल, क्योंकि ये नेचुरल सिचुएशंस में होता है, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है, इसलिए इसमें रियलिटी ज़्यादा होती है। सेकंड मेरिट है कि एक्चुअलाइजेशन, कि जैसा एक्चुअली वहाँ पे हो रहा है, सोशल इंटरेक्शन जो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है वैसा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करके इसे नोट किया जाता है। थर्ड है इजी टू स्टडी द नेचर ऑफ वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें जो ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है वो लंबे समय तक किया जाता है, इसलिए इसका ये फ़ायदा होता है कि वेरिएबल्स जो अध्ययन में शामिल हैं उनका नेचर क्या है और उसमें उस ऑब्जर्वेशन को करने में टाइम कितना लग रहा है, इसे आसानी से पता लगाया जा सकता है। अब देखते हैं इस मेथड के कुछ डीमेरिट्स या दोष। तो पहला है लैक ऑफ वैलिडिटी, क्योंकि ये नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड है और इसमें कोई वेरिएबल्स में मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता है, इसलिए कभी कभी लैक ऑफ वैलिडिटी हो जाता है। दूसरा है लैक ऑफ रिलायबिलिटी, क्योंकि वेरिएबल्स जो इसमें शामिल हो रहे हैं उनका मेजरमेंट ठीक ढंग से नहीं किया जा सकता है, तो जब मापन या मेजरमेंट ही सही ढंग से नहीं होगा तो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी प्रभावित होंगे। फिर ये बहुत टाइम टेकिंग मेथड है और इसमें लंबे समय तक के, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन चलता है तो इसमें लैक ऑफ कंटिन्यूस हेल्प हो जाता है, क्योंकि कोई भी ऑब्जर्वेशन या कोई भी मेथड से जब स्टडी किया जा रहा है तो उसमें कंटिन्यूस हेल्प की ज़रूरत होती है जो हमेशा नहीं मिल पाती है। तो इस तरीके से कुछ डीमेरिट्स होने के बावजूद भी फील्ड स्टडी मेथड बहुत ही लोकप्रिय मेथड है और इसकी उपयोगिता जो है, इसका जो यूज़ है वो बहुत सारी विधियों, जो अन्य विधियाँ हमने देखी उनसे किसी भी अर्थ में कम नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।